नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर 14 है जिसमें हम एलटी की थ्योरम नंबर 13 प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 13 को प्रूव करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था होम की सेकेंड थ्योरम डायमेंशन वाली, उस थ्योरम की कोरोलरी बची हुई है, छोटी सी टॉपिक है, उसको भी देखते हैं और उसके बाद थ्योरम नंबर 13 को प्रूव करेंगे। ये आपको अच्छे से पता है होम v कोमा वी डैश क्या होता है। v कोमा वी डैश, होम v कोमा वी डैश का मतलब क्या है? v से v डैश में वो सभी मैपिंग जो LTO उनका जो कलेक्शन है वो होम होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको बोल दिया जाए कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस v इज n, देन प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ होम v कोमा v विल बी n स्क्वायर, कैसे प्रूव करोगे? तो थ्योरम तो हमारी वही रहेगी। यहाँ पे होम v कोमा v का मतलब क्या है? v से v में जितनी भी LT उनका कलेक्शन। तो अगर हम उस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आनी चाहिए? v की डायमेंशन इंटू इस v की डायमेंशन। तो v की डायमेंशन कितनी है? n, तो n इंटू n, n स्क्वायर आ रहा है। लेकिन प्रूव कैसे करें? तो एज ए थ्योरम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था वो एज इट इज आपको प्रूव करनी उसकी तरह ही। ठीक है, तो इसी थ्योरम को अगर एज ए कोरोलरी देखें तो आपको ये स्टेटमेंट मिल सकती है ना। तो इसको कैसे प्रूव करें? अगर एग्जाम में ये थ्योरम लिखी आती है तो आपको पहले तो वो थ्योरम प्रूव करनी होगी प्रीवियस लेक्चर वाली कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद से अब स्टार्ट करना होगा क्या? तो उसमें हमने क्या प्रूव किया था पहले मैं वो लिख देता हूं। वी नो, ये हम प्रूव कर चुके हैं। डायमेंशन ऑफ होम v कोमा v डैश इक्वल डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ v डैश, ये हमने प्रूव किया था। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या है? होम v कोमा f जो है और जो वेक्टर स्पेस v है वो आइसोमॉर्फिक होंगी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, दो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक कब होते हैं? जब उन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ये भी हमने थ्योरम प्रूव किए पहले। अगर दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम है तो वो दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये भी एक वेक्टर स्पेस है और होम वो तो खुद में एक वेक्टर स्पेस बनता है। ये हमने होम की थ्योरम फर्स्ट प्रूव की थी, वहां पे प्रूव किया था ये चीज है ना, कि जो होम होता है वो खुद में वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, तो दो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक कब होंगे? जब उनकी डायमेंशन सेम होगी। इसका मतलब क्या है? हमारा टारगेट ये रहेगा कि दोनों की डायमेंशन सेम करें। v की डायमेंशन तो इसने दे रखी है n, इसका मतलब इसकी डायमेंशन हम n लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे v कोमा फील्ड है, अब की बार क्या है? f है ना। तो ये जो फील्ड है ये वेक्टर स्पेस कब बनती? कोई भी फील्ड वेक्टर स्पेस कब बनती है तो उसको लिखो। वैसे कोई भी फील्ड खुद के ओवर में वो वेक्टर स्पेस बनती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपके सिलेबस में है नहीं जो इसको प्रूव करें। ठीक है, तो एज ए स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा क्या? वी नो दैट एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ध्यान देना, ओवर इटसेल्फ। ठीक है, ऑफ डायमेंशन 1। वेक्टर स्पेस बनता है एक डायमेंशन का, ओवर इटसेल्फ, खुद पे। ठीक है, ओके। जैसे कि मैं बात करूं, अभी तक हम क्या लेते थे? v ओवर f, यानी ऐसे लिखते थे v ओवर f। अब इसकी डायमेंशन n m जो भी था वो देता था। ठीक है, अगर फील्ड की बात की जाए जैसे f ओवर f, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं रियल नंबर के सेट की, यानी सेट ऑफ रियल नंबर r ओवर r, तो ये खुद में एक वेक्टर स्पेस बनेगा। ये भी खुद में एक वेक्टर स्पेस है और ये जो खुद में वेक्टर स्पेस बन रहा है इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन भी 1 होती है। ठीक है, जो भी फील्ड है ओवर इटसेल्फ डायमेंशन क्या आती है? 1 आती है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर की तो वो भी क्या आएगी? उसकी डायमेंशन 1 आएगी। अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर की q ओवर q, तो उसकी डायमेंशन भी 1 आएगी और खुद में क्या बनेंगे? ये सारे के सारे ये वेक्टर स्पेस बनते हैं। ठीक है, तो ये एज ए स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। तो उस चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे f ओवर f क्या है? खुद में एक वेक्टर स्पेस है, उसकी डायमेंशन 1 होगी। तो क्या लिखे यहां से? दैट इज
डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एफ क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, अब देखो यहां से डायमेंशन ऑफ होम वी कोमा एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, डायमेंशन होम वी कोमा एफ को उस थ्योरम से डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी इंटू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एफ, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एफ। वी की डायमेंशन कितनी है, एन है, और एफ की डायमेंशन कितनी है, 1 है। तो आया क्या, डायमेंशन ऑफ होम वी कोमा एफ क्या आ गया, एन आ गया। और ये एन क्या है, वी की डायमेंशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ वी। अब देखो ये भी एक वेक्टर स्पेस है और ये भी एक वेक्टर स्पेस है, दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन इक्वल आ रही है। अगर दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन इक्वल आती है तो हमने थ्योरम में पहले प्रूव किया था कि वो दोनों वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, तो क्या लिखें, हेंस वी आइसोमॉर्फिक टू होम वी कोमा एफ। अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। ये इसकी कोरोलरी थी। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 13 को। तो अब देखते हैं थ्योरम नंबर 13 को। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड एस बी इट्स सब स्पेस। वी कोई वेक्टर स्पेस है, उसका सब स्पेस आपको एस दे रखा है। देन तब आपको प्रूव करना है क्या, देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस टी ऑफ एस आइसोमॉर्फिक ए क्विसेंट स्पेस वी बाई एस। यहां पे एक नया वर्ड आया, कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस टी ऑफ एस। इसका मतलब क्या है कि जब टी कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस टी, कोई कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस टी है, किसका, एस का है ना, और एस वी का सब स्पेस आपको दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, टी और एस को प्लस करोगे तो वी के इक्वल आएगा। ठीक है, और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो कोई और नहीं, जीरो एलिमेंट आएगा। इसका मतलब डायरेक्ट सम वाली प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस के लिए, दोनों को प्लस करे तो वी आए और दोनों का इंटरसेक्शन जीरो एलिमेंट बताइए, दोनों के इंटरसेक्शन में जीरो एलिमेंट हो। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, उसके बाद ये हमको प्रूव करना है क्या, सबसे पहले तो हम टी क्रिएट करेंगे, टी बनाएंगे और उस टी को आइसोमॉर्फिक बताएंगे क्विसेंट स्पेस वी बाई एस के। ठीक है, तो ये आपको बोल रखा है कि जो वी है उसका सब स्पेस एस है। अगर मैं इसकी बेसिस बनाना चाहूं या फिर इसकी डायमेंशन लेना चाहूं पहले, है ना, तो एस की जो डायमेंशन होगी और वी की जो डायमेंशन होगी तो उनमें बड़ी डायमेंशन किसकी आएगी, वी की आएगी। ठीक है, क्यों, एस तो उसका सब स्पेस है। तो मैं लेट कर लेता हूं, एस की डायमेंशन आर है और वी की डायमेंशन एन है। लेट डायमेंशन ऑफ एस इक्वल आर एंड डायमेंशन ऑफ वी इक्वल एन, ये मैंने ले लिया। अब इनका मतलब बताओ, इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ एस इज आर, इसका मतलब है कि एस की बेसिस में आर एलिमेंट होंगे, तो ये भी लेट कर लो। एंड लेट एस की बेसिस को मैंने बी बोल दिया, बी से डिनोट कर दिया, तो आर एलिमेंट लो उसमें, सपोज B1 B2 अप टू बी आर। बी ए बेसिस ऑफ एस, एस की बेसिस है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल एन, इसका मतलब क्या है कि इस वी की बेसिस में एन एलिमेंट होंगे, जिनमें से आर तो ये आ चुके हैं, इन्हीं को आगे एक्सटेंड करके एन तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या करें, एंड इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इट कैन बी एक्सटेंड्स टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ वी एज, और उस बेसिस वी की बेसिस को मैंने B1 बोल दिया, B1 से डिनोट कर दिया। कितने एलिमेंट आएंगे, एन एलिमेंट आएंगे, आर तक तो यही आएंगे, B1 है, B2 है, अप टू बी आर, और उसके बाद एन तक चलना है, यानी इससे अगला BR+1 BR+2 BN, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, B1 में आ रहे हैं, और B1 क्या है, वी की बेसिस है। ठीक है, तो दो वेक्टर स्पेस की मैंने बेसिस सेलेक्ट कर ली है, वी की बेसिस को B1 बोल दिया जिसमें एन एलिमेंट है, क्यों, उसकी डायमेंशन हमने एन ली थी। ठीक है, और जो एस है वेक्टर स्पेस वी का सब स्पेस, उसकी जो डायमेंशन है वो हमने आर ली थी, तो उसकी बेसिस में आर एलिमेंट बी में मैंने कर दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टी की, है ना, सब स्पेस कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस बनाना है, तो क्या करते हैं हम, लेट टी इज सब स्पेस
ऑफ वी, वी का मैंने सब स्पेस ले लिया टी, विच इज स्पान्ड बाई B2, और किससे स्पान हो रहा है वो B2 से, है ना। अच्छा, और B2 में एलिमेंट मैं R+1 से ले लेता हूं, BR+1, BR+2 और लास्ट N तक BN। देखो ये जो B थी ये S की बेसिस थी, इसका मतलब S का हर एक एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, यानी B S को स्पान कर रहा है, और यहां पे B1 V को स्पान कर रहा है, ठीक है। B S को स्पान कर रहा है, मतलब 1 से R तक जो एलिमेंट है ना वो S को स्पान कर रहे हैं, ठीक है। और B1 मतलब 1 से N तक सारे एलिमेंट V को कर रहे हैं, तो बच्चे कौन से R+1 से N तक, तो वो T को स्पान कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले वाली कंडीशन बताते हैं कि इन दोनों को प्लस करें तो V आए, तो मैं V का कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं, लेट V बिलोंग्स टू V का कोई एक एलिमेंट लिया, तो ये एलिमेंट V की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे ना, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स α1 α2 अप टू αn बिलोंग्स टू F सच दैट V इक्वल α1 B1 प्लस α2 B2 प्लस αr BR प्लस αr+1 BR+1 प्लस αn BN, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे के मैं दो पोर्शन करता हूं, एक तो यहां तक और एक यहां तक, ठीक है। V दिख तो जाएगा ना नीचे, हाँ स्मॉल v है ये, V इक्वल, अब इसको देखो 1 से R तक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है ना, तो 1 से R तक किसमें एलिमेंट थे, B में, तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, बेसिस B का, ठीक है। बेसिस B किसकी है, ये तो S की बेसिस है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि S का हर एक एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है अगर ये बेसिस है तो, ठीक है, स्पान की वजह से। तो यहां से ये जो आ रहा है ये B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इसका मतलब B के लीनियर कॉम्बिनेशन में कौन लिखा जाएगा, S का हर एक एलिमेंट, तो इसको मैंने स्मॉल s से डिनोट कर दिया, और ये S कहां से बिलोंग करेगा, कैपिटल S से, क्यों, S का हर एक एलिमेंट स्मॉल s इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, वही लिखा जा रहा है, ठीक है। प्लस ऐसे ये देखो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये तो B2 का है, ठीक है। तो B2 किसको स्पान कर रहा था, T को स्पान कर रहा था, इसका मतलब T का हर एक एलिमेंट B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, जो कि ये रहा। तो ये T एलिमेंट का T से बिलोंग करेगा कोई भी इसका एलिमेंट, तो इसको मैंने स्मॉल t बोल दिया। यहाँ पे आपको बताना होगा S स्मॉल s तो कैपिटल S से बिलोंग कर रहा है, और जो स्मॉल t आपने लिया वो कैपिटल T से बिलोंग करेगा। ऐसे ही जब आप 1 by 1 लेके चलोगे तो इधर तो V के एलिमेंट आ रहे हैं, तो पूरा सेट क्या बनेगा, V, ठीक है, वेक्टर स्पेस। और ये क्या बनेगा, S के एलिमेंट आते जाएंगे, है ना, तो S बनेगा, और ऐसे ये क्या बनेगा, T बनेगा। तो क्या आ गया, V इक्वल S प्लस T, पहली कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या, कि जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे T और S का, तो क्या आना चाहिए, और कोई नहीं, जीरो एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, रफ करते हैं पहले इसको। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में जीरो एलिमेंट बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट V बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये जो V है ये जीरो आ जाना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि जो S इंटरसेक्शन T है उसमें कोई और नहीं, जीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो V अगर S इंटरसेक्शन T से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो S से भी बिलोंग करेगा, T से भी, दोनों से बिलोंग करेगा। अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो क्या लिखें, V बिलोंग्स टू S एंड V ऑल्सो बिलोंग्स टू T। अब इसका मीनिंग समझो पहले आप, V S से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर V S से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो V है ये S की जो बेसिस थी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। इसकी बेसिस क्या थी, B, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो B है वो S को स्पान कर रहा है, बेसिस थी तो इस V को हम क्या लिख सकते हैं, S के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। तो S की बेसिस को हमने B से डिनोट किया था, और उसमें एलिमेंट थे 1 से R तक, ठीक है। तो लिखो
अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 प्लस अप टू अल्फा n Bn। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, रीजन बता दो इसका। एज ऐसा क्यों लिखा गया है? बी स्पान एस, जो बी है वो एस को स्पान कर रहा है ना? क्यों कर रहा है? क्योंकि बी क्या थी? एस की बेसिस थी, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके आई है, एक तो एल आई और एक स्पान कर रही है एस को, इसलिए मैंने ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, बी की लीनियर कॉम्बिनेशन में। एंड ऑल्सो यहां से क्या लिखेंगे? वी कहां से बिलोंग कर रहा है? टी से। ओके, तो टी को स्पान कौन कर रहा था? लास्ट वाला B2 कर रहा था, है ना? तो B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, तो क्या लिखे? V को, स्मॉल v को। B2 में एलिमेंट कहां से थे? R+1 से n तक थे, है ना? तो लिखो अल्फा R+1 BR+1 प्लस अल्फा R+2 BR+2, कहां तक? अल्फा n Bn तक। ठीक है, ओके, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। अब इन दोनों से देखो, ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अल्फा 1 B1 प्लस अप टू अल्फा n Bn है। अल्फा n Bn कैसे हो जाएगा? R तक एलिमेंट थे ना इसमें, तो R करो, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने। R B S को स्पान कर रहा था, जो बेसिस B बनाई थी S की, उसमें R तक एलिमेंट थे, तो R तक जाएंगे ना, तो यहां पे R करो, BR। इधर क्या है? अल्फा R+1 BR+1 प्लस अल्फा n Bn, ये था। ठीक है, इनको इधर ले आओ, अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा R BR, ये माइनस हो जाएगा, अल्फा अंदर ले लेता हूं मैं माइनस को, R+1 BR+1 कहां तक? लास्ट तक, माइनस अल्फा n Bn इक्वल 0। ठीक है, ये आ गया। अब ये LHS देखो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन? 1 से n तक का है ना, तो 1 से n तक लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब कौन सी बेसिस से आ रहा है? B1 से आ रहा है। ठीक है, मतलब V की बेसिस से आ रहा है। ओके, B1 से आ रहा है, तो V की जो बेसिस थी B1 थी, बेसिस होने की वजह से वो क्या थी? Li थी। ठीक है, अगर वो Li है तो यूज होने वाले सारे स्केलर क्या होंगे? 0 होंगे। तो क्या लिखें? अल्फा 1 इक्वल अल्फा 2 इक्वल अप टू अल्फा n, सारे के सारे 0। रीजन बता दो, एज B1 इज Li, ये B1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है और वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो B1 क्या? Li थी, इस वजह से यूज होने वाले सारे स्केलर क्या हो गए? 0 हो गए। ठीक है, सारे स्केलर 0 आ रहे हैं। ओके, तो ये जो स्केलर है किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो क्या लिखेंगे? स्मॉल v, क्या आ गया? अल्फा 1 अल्फा 2 सारे 0, ये 0 ये 0 सारे 0 हो गई, तो v क्या आया? 0 आया। और v कहां से बिलोंग कर रहा था? S इंटरसेक्शन T से, दैट इज S इंटरसेक्शन T में कोई और नहीं, 0 एलिमेंट है। ठीक है, v कोई भी एलिमेंट हो सकता था, हमने प्रूव कर दिया कि v क्या है? 0 है, इसका मतलब S इंटरसेक्शन T में कोई और नहीं, 0 एलिमेंट है। ओके, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, एक तो S प्लस T किया तो v आया, और एक इनका इंटरसेक्शन 0 आ गया। हेंस जो v है वो S और T का डायरेक्ट सम बन गया। ठीक है, और डायरेक्ट सम बन गया, इसका मतलब जो T है वो क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट सबस्पेस, दैट इज T इज कॉम्प्लीमेंट सबस्पेस ऑफ S। ओके, T जो है S का कॉम्प्लीमेंट सबस्पेस बन गया। अब आइसोमॉर्फिक बताना है T को, किसके? V बाई S के, है ना? ठीक है, बताते हैं। देखो तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब यहां पे देखो डायरेक्ट सम की प्रॉपर्टी अप्लाई करो। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ V इक्वल डायमेंशन ऑफ S प्लस डायमेंशन ऑफ T। ठीक है, अगर मैं अब यहां से लिखूं V बाई S बनाना है ना? ओके, तो डायमेंशन ऑफ T क्या आएगी? डायमेंशन ऑफ T डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ S, ये लिख सकते हैं।
अच्छा, ये थ्योरम हम पहले प्रूव कर चुके हैं। डायमेंशन ऑफ टी इक्वल डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एस है, तो वहां से हमको क्या मिला था, टी आइसोमॉर्फिक आया था किसके, v बाई एस के। ये थ्योरम हमने पहले प्रूव की है, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमने ये लिख दिया। और यही तो हमको प्रूव करना था कि जो टी है वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, क्रिसेंट ग्रुप v बाई एस के, और वही हमने ये प्रूव किया है। हेंस प्रूव, ये आपकी थ्योरम थी।